वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आप सभी के लिए सोलो स्टार के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं और इस वीडियो में पूरे के पूरे एपिसोड को ही कवर अप करने वाला हूं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एंड तक बने रहना। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी सिलेक्ट जरूर से ही कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम फैंग को देखते हैं जिसने कि अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते साथ ही एल्डर लिन को पूरी तरह से जान से मार दिया था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक 3 एल्डर ने मिलकर लियो फैंग की फैमिली को काफी ज्यादा ही परेशान करने का ट्राई किया होता है, तो उसका बदला लियो फैंग ने पूरी तरह से ही ले लिया है। पर यहाँ पर हम आसपास की मीडिया को देखते हैं जो कि इस प्लेस पर खड़ी हुई थी, वह काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है। साथ ही साथ लियो फैंग का ऐसा खौफनाक चेहरा देखकर जो आम जनता टेलीविजन शो के माध्यम से यह सब प्रोग्राम को देख रही होती है, वह तो और भी ज्यादा डर जाती है और सभी लोगों को लगने लगा था कि आखिरकार लियो फैंग को क्या हो गया है। ये तो हमें मानवता को बचाने की सीख देता था, आखिरकार इसने कैसे इन एल्डर को जान से मार दिया इतनी ज्यादा बेरहमी से। पर हम लियो फैंग को देखते हैं जो कि कुछ भी नहीं कहता। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है एक रिपोर्टर को जो कि लियो फैंग के सामने आते हुए कहने लगती है कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। हमें दिखाया जाता है लियो फैंग जो कि अपनी पावर का यूज करते साथ ही वहां पर एक प्रकार का स्पिरिचुअल बॉल को लेकर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं लियो फैंग को जो कि उस बॉल को छोड़ते साथ ही निकल जाता है अपनी फैमिली ईवा और बच्चों से मिलने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बॉल में से बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, जहां पर हमें प्रोजेक्शन के माध्यम से दिखाया जाता है कि एल्डर ईसाई लिन और एल्डर ही ने जितने भी काले कारनामे किए हैं उन सभी की सभी जो फुटेज है वह उसी गोले में थी। तो यहाँ पर हम मीडिया को देखते हैं जो कि टेलीविजन शो के माध्यम से इसे लाइव टेलीकास्ट कर रही होती है और उन्हें भी पता चल जाता है कि लियो फैंग की इसमें कोई भी ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि एल्डर लिन और साथ ही साथ स्पिरिचुअल मास्टर ने मिलकर ईवा को परेशान, साथ ही साथ कैसे उन तीनों एल्डर्स ने मिलकर वर्ल्ड पर राज करने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स की जान ली और उनकी परिवार को चोट पहुंचाई। और यह जानकर सारी की सारी मीडिया और जो लोग होते हैं जो कि लाइव टेलीविजन शो के माध्यम से यह सब प्रूफ को देख रहे थे वह और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनके मन में लियो फैंग के प्रति आत्मविश्वास और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ चुका था। तभी हम देखते हैं लियो फैंग को जो कि फ्लाई करते हुए अपनी फैमिली की तरफ निकल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है रास्ते में बहुत सारे सैनिकों को जिनको पता चल जाता है कि लियो फैंग सच्चा है, इसलिए वह उसे सल्यूट करते हैं और उसे कहने लगते हैं कि आप ही मानवता को बचाने के लिए एक हमारी आखिरी उम्मीद थे और आपने ऐसा ही किया। यहाँ पर हम मीडिया को देखते हैं जिसने कि एक प्रकार का कैंपेन लॉन्च कर दिया है, मतलब अगर लियो फैंग सही है तो उन्हें वोट देना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी की सारी जो ऑडियंस होती है बहुत सारे सोल्जर्स भाई केवल लियो फैंग को ही वोट दे रहे थे। इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो कि लियो फैंग के विरुद्ध में वोट देता है कि आखिरकार उसने एल्डर तीनों को क्यों मार दिया। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लियो फैंग को जो कि इस कैंपेन को देखकर और भी ज्यादा खुश हो चुका था। इस तरह हम देखते हैं लियो फैंग की फैमिली को जो कि बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है लियो फैंग को जो कि अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए निकल जाता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। हमारा सीन थोड़ी देर बाद आता है जहाँ पर लियो फैंग केवल अपनी फैमिली के सामने खड़ा हुआ था और उसे देखकर ईवा, उसकी मदर, फादर, ब्रदर और बहुत सारे जो लोग होते हैं काफी ज्यादा ही खुश हो चुके थे। हम देखते हैं कि ईवा तुरंत ही लियो फैंग के पास जाती है, साथ ही साथ जो उसका भाई होता है वह कहने लगता है कि ब्रदर आप आ ही गए। हमें दिखाया जाता है कि इनके बीच में ऐसे ही इमोशनल ड्रामा कंटिन्यू रहता है, क्योंकि लियो फैंग बहुत दिनों बाद जो कि मर ही चुका था यार, आप समझ ही सकते हैं, तो फैमिली के प्रति एक अट्रैक्शन होना तो स्वाभाविक ही है और सभी की आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तभी हमें लियो फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक बेटे को हाथ में लेता है और उसे खिलाना शुरू कर चुका था। साथ ही साथ भाई ईवा के पास जाते हुए कहने लगता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं जरूर से ही लौट कर आऊंगा, क्या तुम मेरा वादा भूल गई थी। पर हम ईवा को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा इमोशनल होते हुए लियो फैंग की गले मिल जाती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक हॉल में जहाँ पर ईवा और लियो फैंग की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इनकी शादी को 1 साल पूरा हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एनिवर्सरी को और कोई नहीं बल्कि लियो फैंग का ही दोस्त होस्ट कर रहा था, क्योंकि वह इसी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। साथ ही साथ वह देखता है कि यहाँ पर इस पूरे की पूरे सेलिब्रेशन में इस सिटी के होस्ट भी आए हैं, तो वह उनको चेयर अप करते हुए कहने लगता है कि हमारी दाएं तरफ मौजूद है इस सिटी के होस्ट एल्डर सी। जबकि दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि भाई जैसे ही अपनी लियो फैंग की साइड निगाहें करता है तो वह यह देखकर हैरान हो चुका था, क्योंकि उसकी वेडिंग एनिवर्सरी में और कोई नहीं बल्कि इस तियानजियान सिटी के पैट्रिक से भी बड़े होस्ट आए हुए थे, जिनका नाम हमें एल्डर ही सिंह पता चला है। और वह एल्डर ही सिंह को देखकर और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर तो और भी ज्यादा पावरफुल वॉरियर मौजूद हैं। जबकि वह अपनी दूसरी साइड देखता है तो वह और भी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि इस पूरी की पूरी वेडिंग एनिवर्सरी में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि पूरी कॉन्टिनेंट में एक अच्छी पोजीशन को ग्रीट करता है और वह
भाई यहाँ पर आया ना हो। और लुओ फेंग को भी देखते हैं जो कि सभी के सभी लोगों को धन्यवाद बोल रहा होता है और कहने लगता है कि आप सभी लोग यहाँ पर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हम देखते हैं कि जो लुओ फेंग का दोस्त होता है बट वो इतने ज़्यादा पावरफुल पोजीशन वाले बंदों को देखकर हैरान होते कहने लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा करियर ऑप्शन था कि मैंने लुओ फेंग का दोस्त बना। क्योंकि अगर आप लुओ फेंग इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, उसकी जान पहचान इतनी दूर तक नहीं होती, तो आज तक तो मैं इतने ज़्यादा पावरफुल बंदों को हमारे सामने कभी देख ही नहीं पाता। और इस वेडिंग एनिवर्सरी को होस्ट करने का ऑफर मुझे मिला है एक नया चीज़ को। और ऐसा सोचते हुए वह अपने आप को गिल्टी फील करते हुए उस स्टेज पर थम जाता है और कहने लगता है कि आज मैं इस वेडिंग एनिवर्सरी को इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से होस्ट करूंगा कि ये सारे के सारे लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी या किसी प्रकार की मैरिज एनिवर्सरी या सेलिब्रेशन के लिए केवल मेरे ही साइन करेंगे। इस बात को जानकर जो लुओ फेंग होता है वह वहाँ पर आ चुका था और वह कहने लगता है और क्या हुआ। पर हम देखते हैं कि जो लुओ फेंग का वो दोस्त होता है वह कहने लगता है कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, हम अपनी सेलिब्रेशन को स्टार्ट करते हैं। और ऐसा कहते हुए भाई एक जगह पर इशारा करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गेट ओपन हो चुका था और ईवा जो कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि क्या बोले, वह एक एडलर के साथ आ जाती है और ईवा को देखकर सामने खड़ा हुआ लुओ फेंग तो घायल हो जाता है। साथ ही साथ जैसे जैसे ईवा लुओ फेंग के पास आती जा रही थी, लुओ फेंग को वह पल याद आने लगते हैं जब वह बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके पास इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, पर ईवा ने उसका साथ दिया। साथ ही साथ तब आप जानते हैं कि ईवा लुओ फेंग से काफ़ी ज़्यादा अमीर हुआ करती थी, पर उसने अमीरी और गरीबी के मकसद को छोड़ छाड़ कर लुओ फेंग से प्यार किया। और यह जानकर लुओ फेंग और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे एक और बात याद आने लगती है जब उसने ईवा से वादा किया था कि वह दुनिया की हर खुशी ईवा को देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ईवा लुओ फेंग के पास आ जाती है तो ईवा के बाजू में खड़ा हुआ एल्डर लुओ फेंग और ईवा के एक दूसरे के हाथ को थमा देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों ही स्टेज की ओर एक दूसरे के साथ बढ़ रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लुओ फेंग का दोस्त था वह कहने लगता है कि आपकी यहाँ पर मैरिज एनिवर्सरी शुरू होने वाली है, आप दो एक दूसरे से वादा कीजिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग जो कि ईवा से कहने लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। हम ईवा को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि चाहे बुराई हो या फिर भलाई, चाहे मुसीबत हो या फिर दुख, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। आप जानते हैं कि इंडिया के बाहर यह जैपनीज सीरीज है, तो उसी प्रकार से वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी जिस प्रकार से वहाँ पर होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यह दोनों के दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से वादा करते हैं और कहने लगते हैं कि भाई एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि ईवा से कहने लगता है क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। इस बात को जानकर ईवा काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी और वह कहने लगती है कि हाँ। हमें दिखाया जाता है कि जो लुओ फेंग होता है भाई ईवा को वेडिंग रिंग पहनाता है। साथ ही साथ जो आसपास के वॉरियर इस सेलिब्रेशन के लिए आए थे वह और भी ज़्यादा खुश हो चुके थे और चीयरअप करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है कि ईवा और लुओ फेंग एक दूसरे को किस करना भी शुरू कर चुके थे जो कि इनके प्यार को दर्शाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में इसी प्रकार की शादी होती है इंडिया को छोड़कर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरे को लिप किस करने के दौरान बहुत ज़्यादा अच्छी भावनाएं शेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे वॉरियर लाइव स्ट्रीम के माध्यम से इनकी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे। हमारा सीन यहाँ से कट होकर मिस ही पर आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा ही खुशी भी लग रही थी और उन्हें दुख भी था, क्योंकि आप जानते हैं कि मिस ही मास्टर ली सेंग और मास्टर होंग को सेवा कर रही हैं। मतलब यहाँ पर यह दोनों बहुत दिनों से बेहोश हैं, जब से लुओ फेंग मरा उससे भी पहले से। यहाँ पर हम देखते हैं मिस ही को जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, पर तभी उसके पास दो बंदे आ जाते हैं जो कि उससे कहने लगते हैं कि लुओ फेंग तो वापस आ गया है, पर मास्टर होंग और मास्टर ली सेंग बहुत ज़्यादा दिनों से बेहोश हो चुके हैं और हमें इनके सोल में किसी प्रकार की हलचल भी नहीं मिली है जिसकी सहायता से हम बता सकें कि यह जिंदा भी हैं यहाँ पर मर गए हैं। पर हमें मिस ही को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि हम ऐसे आशा नहीं छोड़ सकते। साथ ही साथ वेडिंग एनिवर्सरी के बाद हम लुओ फेंग से जरूर से ही मिलेंगे और हम किसी प्रकार का सोल्यूशन जरूर से ही फाइंड कर लेंगे। पर हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों वॉरियर कहने लगते हैं कि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मास्टर ली सेंग की तो सांसें भी नहीं चल रही हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक रेडार में किसी प्रकार की हलचल होना शुरू हो जाती है जो कि मास्टर होंग का था। साथ ही साथ जो मिस ही होती हैं वह यह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि आखिरकार बहुत दिनों बाद मास्टर होंग की किसी प्रकार के रेडार में हलचल होना शुरू हुई है, जो कि दर्शाता है कि शायद मास्टर होंग अभी भी जिंदा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर होंग जैसे ही अपनी आंख खोलते हैं तो मिस ही और बाजू में खड़े हुए दोनों के दोनों वॉरियर और ज़्यादा खुश हो चुके थे। मतलब यहाँ पर मास्टर होंग को भी होश आ चुका है, पर यहाँ पर हमें मास्टर ली सेंग के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है कि भाई अभी तक जिंदा भी हैं या मर गए। पर भविष्य में हो सकता है, जहाँ तक मैंने नोवेल पढ़ी है तो मास्टर ली सेंग भी जिंदा जरूर से ही हो जाएंगे यार। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर जहाँ पर बबा था और जो लुओ फेंग होते हैं भाई अपनी स्पेसशिप में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि बबाता से कहने लगता है कि आखिरकार हम
कहाँ पर जा रहे हैं। इस बात को सुनकर जो बबाता होती है वह कहने लगती है कि तुम अर्थ की सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन चुके हो जब से तुमने गोल्डन हॉर्न महमूद की बॉडी को अपने कब्जे में लिया है। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि तुम्हें हरा सके। पर तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन लेवल को हाई करने के लिए केवल अर्थ पर ही निर्भर नहीं रह सकते। मैं तुम्हें प्लेनेट मार्स पर लेकर जाना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो लू फेंग होता है भाई, कहीं लगता है कि आखिरकार वहां पर जाकर क्या ही मिलेगा, क्योंकि वहां पर तो कोई है भी नहीं ना, लाइफ तो एडजस्ट करती ही नहीं। इस बात को सुनकर वो बात लू फेंग पर हंसना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि हाँ, तुम ह्यूमन को तो कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ क्या होता है। यहाँ पर हम लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मार्स पर लाइफ एडजस्ट करती है। हमें दिखाया जाता है बबाता को जो कि कहने लगती है कि हाँ बेटा बिल्कुल, मार्स पर लाइफ एडजस्ट करती है, वो भी तुमसे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। तुम जितने भी सैटेलाइट छोड़ते हो तो वो तुम्हारे लीडार में इतना ज़्यादा डिटेक्ट कर भी नहीं पाते कि वहाँ पर कोई एलियन सिविलाइजेशन है भी या फिर नहीं। तुम्हारी टेक्नोलॉजी इतनी कम है उससे, मतलब बच्चे हो तुम उसके सामने। यह जानकर लू फेंग और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और भाई कहने लगता है पर हम आखिरकार वहाँ पर क्यों ही जा रहे हैं। हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि तुम्हें अपने कल्टीवेशन लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है। तुम मेरे मास्टर के स्टूडेंट हो यार, और मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल को गॉड लेवल से भी ज़्यादा अचीव करवाना। यह जानकर जो लू फेंग होता है भाई कहने लगता है अच्छा ठीक है। हम बबाता को देखते हैं जो कि लू फेंग को एक और इन्फॉर्मेशन देते हुए कहने लगती है मास्टर हो और मास्टर ली सेंग जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। यह जानकर जो लू फेंग होता है भाई और ज़्यादा खुश हो चुका था। इस तरह हम देखते हैं लू फेंग को जो कि बबाता की बात से एग्री हो जाता है कि भाई वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर जरूर से ही बनेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बबाता को जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर मार्स के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर लेती है, जहां पर हम देखते हैं लू फेंग को जो कि और भी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि वह पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं लू फेंग को जो कि यही लगता है क्या मार्स के साथ साथ बहुत सारे प्लेनेट पर लाइफ एडजस्ट करती है। हमें दिखाया जाता है बबाता को जो कि कहीं लगती है कि तुमसे कई गुना टेक्नोलॉजी विकसित के साथ। यह जानकर लू फेंग कहीं लगता है अच्छा ठीक है मेरी माँ, चलो अब चलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बबाता जैसे ही मार्स के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेती है तो वहाँ पर चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और यह देखकर जो लू फेंग होता है वह बबाता से कहीं लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पर बबाता कहीं लगती है अरे थोड़ा सबर तो करो, और ऐसा कहते हुए वह अपनी पावर का यूज करते साथ ही वहाँ पर अपनी स्पेसशिप को पूरी तरह से ही गायब कर चुकी थी, जिसे देखकर लू फेंग हैरान होती है कहीं लगता है आखिरकार तुम क्या कर रही हो। फिर हम बबाता को देखते हैं जिसने की पूरी स्पेसशिप को गायब कर दिया था, और ऐसा करते ही हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के सामने एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर अपीयर हो चुका था, जिसे देखकर लू फेंग कहीं लगता है यह तो पिरामिड है। पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि कहीं लगती है कि अरे ये अर्थ वाले नहीं है, इनके अंदर एलियन सिविलाइजेशन एडजस्ट करती है। इस बात को सुनकर जो लू फेंग होता है वह कहीं लगता है अच्छा ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह दोनों आपस में बात करते हुए ऐसे ही मार्स के अंदर एक्सप्लोर करते हुए जा रहे होते हैं। साथ ही साथ बबाता उसे बताने लगती है कि यहाँ पर सबसे पहले सिल्वर एंड ब्लू स्टार फ्लीट एडजस्ट करते थे, जिनके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये कितने साल पुराने हैं। यह जानकर जो लू फेंग होता है वह कहीं लगता है कितने। हमें दिखाया जाता है बबाता को जो कि कहीं लगती है कि तुम्हारी अर्थ अभी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनी है, पर मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि जो यह स्पीसीज है वह बहुत ज़्यादा साल पुरानी है, शायद गोल्डन हॉर्न महमूद से भी ज़्यादा साल पुरानी, जिसकी वजह से इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है कि यह किसी प्रकार की ह्यूमन के रेडार में डिटेक्ट होते ही नहीं है। यह जानकर जो लू फेंग होता है वह हैरान हो चुका। अभी हम बबाता को देखते हैं जो कि लू फेंग से कहीं लगती है कि आज से 70 मिलियन ईयर अगो जहाँ पर ह्यूमन बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते थे, केवल डायनासोर ही एडजस्ट करते थे, तो यहाँ पर सिल्वर एंड ब्लू स्टार फ्लीट के वॉरियर का काम केवल 2 ही था, जिसमें से पहला काम था कि ह्यूमन पर पाए जाने वाले डायनासोर की करना, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के डायनासोर की जो चमड़ी होती है वह काफी ज्यादा ही महंगी बिकती है। साथ ही साथ उनका मार्स पर रहने का केवल एक ही कारण है जो कि है एथिलिक गोल्ड, और एथिलिक गोल्ड का नाम सुनकर लू फेंग कहीं लगता है कि क्या यह वही गोल्ड है जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। पर हम बबाता को देखते हैं जो कि कहीं लगती है अरे तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, क्योंकि जिस गोल्ड की बात मैं कर रही हूँ वह बहुत ज्यादा कीमती है। तुम्हारा पूरा का पूरा जो पृथ्वी का गोल्ड है वह बिक जाएगा इसकी केवल एक ही क्रिस्टल के सामने, और उसे खरीदा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता क्योंकि इसका जो प्राइस है वह बहुत ज़्यादा हाई होता है। यह जानकर जो लू फेंग होता है भाई कहीं लगता है कि एक इस प्रकार का मटेरियल होता है। हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि एथिलिक गोल्ड के बारे में जानकारी देते हुए कहीं लगती है कि यह एक प्रकार का कॉस्मिक स्ट्रक्चर है जो कि 8th लेवल की पाया जाता है। साथ ही साथ इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि यह अपनी स्पिरिचुअल पावर को कई गुना तेजी से इंक्रीज कर सकता है, और इसी की माइनिंग के लिए बहुत सारे एलियन सिविलाइजेशन यहाँ पर रहना शुरू कर दी। यह जानकर जो लू फेंग होता है भाई कहीं लगता है कि आखिरकार यह एथिलिक गोल्ड एटमॉस्फेयर पर कैसे आया। यह जानकर जो बात होती है भाई लू फेंग को
बताने लगती है कि आज से 100 मिलियन ईयर अगो बहुत सारे वॉरियर्स और एलियन सिविलाइजेशन के बीच में फाइट हुई थी, जिसके दौरान ये एथलिक गोल्ड का निर्माण हुआ है। और यह जानकर लू फेंग कहने लगता है फाइट के दौरान हम देखते हैं ववादा को, जो कि कहने लगती है जिस प्रकार पत्थर का निर्माण ब्लास्ट से होता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, उसी प्रकार ये फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। परमाणु बम में तो कहीं भी नहीं लगते इसके आगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मार्स उस पर लाइट एडजस्ट करना पूरी तरह से बंद कर दी और एथलिक गोल्ड का निर्माण हो गया, जो कि अभी भी मार्स की सतह के अंदर दबे हुए हैं। यह जानकर जो वादा होती है सबसे पहले अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही अपनी स्पेसशिप को लेकर आ जाती है उस पिरामिड के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं लू फेंग को, जो कि अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही स्पिरिचुअल पावर की सहायता से आसपास की उस माइन को चेक करने लगता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर तो बहुत सारा एथलिक गोल्ड है। और यह जानकर ववाता तो हैरान हो जाती है। साथ ही साथ आप ववाता की फीस पर मनी का साइन भी देख सकते हैं। मतलब यह जो एथलिक गोल्ड है उसकी माइन करवाई ववाता लू फेंग से और बेचेगी खुद और अमीरी होगी खुद। और यह जानकर लू फेंग कहने लगता है चलो तो फिर चलते हैं। हम वादा को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही प्यार से लू फेंग को उस माइन के अंदर ले जाना शुरू कर देती है, क्योंकि इसकी खुदाई कोई आम बात नहीं होने वाली है। साथ ही साथ क्या लू फेंग इसकी खुदाई कर पाएगा, अमीर हो पाएगी वो वादा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में 500 सब्सक्राइबर प्लस का टारगेट देता हूँ। अगर वह हो जाती है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड शाम तक ही लेकर आ जाऊँगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप समझ लीजिए अगले